प्रिपेयर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टेस्ट थर्ड पर। जी हाँ दोस्तों, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके सामने देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दे। तो दोस्तों चलते हैं आज के टेस्ट पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। दातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? बेरूबारी विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्श विवाद, केशवानंद भारती विवाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, चारों तथ्य सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ या राज्यों का संघ। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। तो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल वीपी मेनन, सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया। अन्य 3 रियासतें हैदराबाद को पोल ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को वीपी मेनन की सहयोग प्राप्त हुआ था। वीपी मेनन का सहयोग पटेल को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्वारा, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश वांचू, MC महाजन, SK धर या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांगे उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। जून 1948 में सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया थे, जिसे JVP समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य KM पणिकर और HN कुंजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए: भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता तथा अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता तथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो नए राज्यों के गठन की जो शक्ति है वो संसद में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? 67वां, 69वां, 68वां या 70वां? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 क एवं अनुच्छेद 239 क को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2000 को? छत्तीसगढ़ की स्थापना वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग को पृथक करके की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8 या 9? तो भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे: चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। परंतु दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव के विलय के पश्चात अब भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, पांडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य की कुल संख्या 28 है। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 2री अनुसूची या प्रथम अनुसूची? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संविधान की प्रथम अनुसूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था तथा सिक्किम के विदेशी राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4 या इनमें से कोई नहीं? तो एक नए राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन है साधारण बहुमत चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी मामले 1960 ईस्वी में कहा कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।